Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to complete our next chapter of biology series, that is respiration in plants. In this biology series we have completed 3 units of class 11th. First unit is that is a diversity in the living world. After that we have completed our next unit, that is a unit 5th, which is a human physiology, and this is one of the largest unit in class 11th. And after that we have completed the unit 3rd, that is a cell and structure and function. And now we are completing a unit 4th, in which we have completed the first chapter of this unit, that is a transport in plants, and after that mineral nutrition, and after that photosynthesis in higher plants. And now today we are going to complete our next chapter, that is a respiration in plants. And there is only a one chapter left in this unit, and after that unit 4th, that is a plant physiology भी हमारी complete हो जाएगी. And apart from that I have to tell you one thing, that we have started a new series, that is a biology topic series, in which we are completing the special topics of class 11th and class 12th, in which you find difficulty. So if you have any difficulty, any problem in any topic, please let me know. You can message me on Instagram, even you can message me on Telegram as well, and you can comment me on YouTube. If your problem is genuine, then I will make a video on that topic also. So let's begin the chapter, that is a respiration in plants. So हमें ये पता है कि एनिमल्स जितने भी होते हैं हम सारे रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, दैट इज वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल CO2, एज वेल एज उसी तरीके से हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो भी रेस्पिरेशन करते हैं. तो आज उन्हीं प्लांट्स की रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे. सो सी, all the living organism need energy for carrying out daily life activities like that absorption, transport, movement, reproduction, even breathing. ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इन सबको कहीं ना कहीं एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो भी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकें, एब्जॉर्प्शन कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके, मूवमेंट कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, और यहाँ तक कि ब्रीदिंग के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. तो अगर ये सवाल आता है कि ये जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, ये एनर्जी जो है फूड से आती है, जो कि हम खाते हैं. ठीक है, और ये जो एनर्जी है ये फूड से हम कैसे लेते हैं. ठीक है, ये एनर्जी कैसे यूटिलाइज होती है. उसी तरीके से जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं तो उनके पास भी ये एनर्जी होती है. तो क्या प्लांट्स खाते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. So all the energy required for life processes is obtained by oxidation of some macromolecules that we call a food. ठीक है, तो जितनी भी लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं अर्थ पे उन सब में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. और ये सारी एनर्जी हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं किसी मैक्रोमोलिक्यूल का. और मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, इन सब का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं जिसे हम फूड बोलते हैं, तो यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है. सो ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. तो जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं एंड द साइनोबैक्टीरिया इज़ अ ब्लू ग्रीन एल्गी. और साइनोबैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल है, दैट इज़ अ यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है. एंड यू बैक्टीरिया किसकी क्लासिफिकेशन में आता है, इन अ मोनेरा, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं और साइनोबैक्टीरिया हैं, दैट इज़ अ ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सब में हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है, जिससे ये अपना खाना खुद बना सकते हैं. तो ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, इसके बाद उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसके बाद उसे स्टोर करते हैं द बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च, और इस फॉर्म में स्टोर करते हैं. इसके अलावा हमें ये भी पता है कि जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी सेल, सारे के सारे टिश्यू, सारे के सारे ऑर्गन फोटोसिंथेसाइज करते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है कि ऐसा नहीं होता कि ग्रीन प्लांट्स में जितनी भी सेल्स प्रेजेंट हैं, ऑर्गन प्रेजेंट हैं, टिश्यू प्रेजेंट है, तो वो सब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं. नहीं, सिर्फ वही सेल्स करते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है. और कौन सी सेल्स होती हैं, दैट इज़ अ मीजोफिल सेल्स. ठीक है, इसके बाद दैट आर मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द superficial layers carrying out photosynthesis. Hence, even in the green plants or all other organ, tissue and cells that are non-green need food for oxidation. ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं,
जो मतलब हमारे ग्रीन नहीं भी होते हैं, जैसे ऑर्गन, टिश्यू, सेल, तो उनको भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीडेशन करने के लिए। हैंस जो फूड होता है वो कैसे करता है, वो ट्रांसलोकेट कर दिया जाता है नॉन ग्रीन पार्ट पे, ठीक है। तो एनिमल्स जो होते हैं दैट दे वी आर हेट्रोट्रॉफिक, हम क्या करते हैं, हम ऑब्टेन करते हैं फूड कहाँ से, प्लांट से, हम अपना फूड खुद थोड़ी बनाते हैं। तो वी आर हेट्रोट्रॉफिक, और जो प्लांट्स होते हैं दैट आर ऑटोट्रॉफिक बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो हम एनिमल्स होते हैं वो जो हम फूड पे डिपेंड करते हैं, या तो वो डायरेक्टली होता है लाइक हर्बीवोर्स, या फिर वो इनडायरेक्टली होता है लाइक कार्निवोर्स, ठीक है। जो सैप्रोफाइट्स होते हैं लाइक फंजाई, सैप्रोफाइट्स में कौन होते हैं, फंजाई, जो कि किस पे डिपेंड करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पे करते हैं। सो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, अल्टीमेटली जितना भी फूड जो है वो रिस्पायर्ड हो रहा है लाइफ प्रोसेस के लिए, जो कि कहाँ से आ रहा है, फोटोसिंथेसिस से आ रहा है। इस चैप्टर में हम सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय अ सेलुलर रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल। ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें हम फूड मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, किसमें, सेल के अंदर, टू रिलीज़ एनर्जी, ताकि वहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो सके और उस एनर्जी को हम ट्रैप कर सकें, और ताकि एटीपी की सिंथेसिस हो सके। यहाँ तक क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय अ सेलुलर रेस्पिरेशन? दैट इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ अ फूड मटेरियल। इसमें हम फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन करते हैं, किसमें, ब्रेक डाउन कहाँ होगा, सेल के अंदर, विद इन अ सेल, ताकि जो सेल है वो एनर्जी रिलीज़ कर सके और उस एनर्जी को ट्रैप करते हैं ताकि सिंथेसिस हो सके, किसकी, एटीपी की। व्हाट इज़ अ एटीपी? दैट इज़ अ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक प्लेस विद इन अ क्लोरोप्लास्ट। इतना हमें पता है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस हमें कहाँ देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, जहाँ पे क्या होता है, अगर हम यूक्रियोट्स की बात करें, इन द यूक्रियोट्स, whereas the breakdown of complex molecule to yield energy take place in the cytoplasm and the mitochondria, also only in eukaryotes। तो जो यूक्रियोट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलती है, और उस क्लोरोप्लास्ट में ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का, ताकि एनर्जी जो है वो ईल्ड करी जा सके, मतलब एनर्जी मिल सके, और वो एनर्जी कहाँ की जाती है, दैट इज़ टेक प्लेस इन अ साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और ये भी हमें कहाँ देखने को मिलता है, इन द यूक्रियोट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, that is a breaking of the CC bond of complex compound through the oxidation within a cells and leading to release of a considerable amount of energy, तो उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जब हम कोई भी CC दैट इज़ अ कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो उसमें वो किसकी वजह से ब्रेक होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से ब्रेक होता है, कहाँ, विद इन अ सेल के अंदर, और वहाँ पे एक एनर्जी रिलीज़ होती है कंसिडरेबल अमाउंट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ अ रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ रेस्पिरेशन। ये जो रेस्पिरेशन होता है, द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज, ऐसे कंपाउंड्स जो इस रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, उनको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन क्लियर हो गया, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, दैट इज़ अ जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, जब उनका ब्रेक डाउन होता है, दैट इज़ अ कार्बन कार्बन ब्रेक डाउन, किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से सेल के अंदर, ताकि वहाँ पर एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो सके, तो उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इस प्रोसेस में, उनको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। तो जो यूजली अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होता है ताकि एनर्जी रिलीज़ हो सके, बट प्रोटीन, फैट्स और इवन ऑर्गेनिक एसिड भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज़ होते हैं इन प्लांट्स, ठीक है। इन सम प्लांट्स, कई प्लांट्स में हमें प्रोटीन, फैट्स और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी सब्सटेंस की तरह यूज़ होते हैं इन सम प्लांट्स अंडर अ सर्टेन
condition. So during the oxidation within a cell, all the energy contained in the respiratory substrate is not released free into the cell or in a single step. यहाँ पे लिखा हुआ है जब किसी भी सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है तो ऐसा नहीं होता है कि जितनी भी एनर्जी गिवन है किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में तो वो सारी की सारी रिलीज़ हो जाए, सारी की सारी फ्री हो जाए सेल के अंदर, ऐसा नहीं होता, और वो भी सिंगल स्टेप में कभी भी नहीं होता है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जब वो एनर्जी रिलीज़ होती है तो उसमें बहुत सारी सीरीज़ होती है, बहुत सारे स्टेप वाइज होते हैं जो कि स्लो स्लो चलते हैं, एंड दैट आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। और उन्हें कौन कंट्रोल करता है? एंजाइम्स कंट्रोल करता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमें सिंगल स्टेप नहीं देखने को मिलता है, मल्टीपल स्टेप्स देखने को मिलते हैं, एंड दीज मल्टीपल स्टेप्स आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स, एंड देयर इज़ अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन। मतलब जो स्टेप्स होते हैं वो धीरे धीरे स्लो चलते हैं और सीरीज़ में चलते हैं, जहाँ पे क्या होता है वो केमिकल एनर्जी में ट्रैप हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP. Hence, it is important to understand that the energy released by the oxidation in respiration is not used directly, but is used to synthesize ATP, which is broken down whenever wherever energy need to be utilized. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखने को मिली, दैट एनर्जी जो भी रिलीज होती है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में, मतलब जब भी ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा होगा? जब रेस्पिरेशन हो रहा होगा, तो वो जो भी एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली यूज़ हो जाती है, या वो किस में यूज़ होती है? वो सिंथेसाइज करती है ATP को, और वो जो ATP है वो तभी ब्रेक डाउन होता है जब उसकी ज़रूरत होती है, वैन एवर और वेयर एवर, जहाँ ज़रूरत होगी जब होगी वो ATP तभी ब्रेक डाउन होगा जिस हिसाब से एनर्जी की नीड होगी ताकि वो यूटिलाइज हो सके। ठीक है, तो जो हमारा जो भी ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है दैट शुड नॉट बी यूज डायरेक्टली। तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली यूज़ हो जाती है, वो एनर्जी पहले सिंथेसाइज होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, ATP इज़ अ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये ATP जो है ये एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है फॉर द सेल। तो ये ATP किसकी तरह काम करता है? एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है फॉर द सेल के लिए। एंड दिस एनर्जी ट्रैप इन द ATP, और ये जो एनर्जी ट्रैप्ड हुई है ATP में इज़ यूटिलाइज्ड इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, and the carbon skeleton produced during the respiration is used as a precursor for biosynthesis of other molecules in the cell. तो यहाँ पे जो भी एनर्जी ट्रैप हुई है ATP में वो यूटिलाइज हो जाएगी बाय वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और जो भी कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस हुआ है इस पूरे प्रोसेस में, पूरी रेस्पिरेशन में, वो प्रिकर्सर की तरह काम करता है ताकि बायोसिंथेसिस कर सके और भी अदर मॉलिक्यूल्स का विद इन अ सेल। तो अगर हम बात करें कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, चलिए यहाँ पे चलते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं क्या वो ब्रीथ करते हैं? यस, वो ब्रीथ करते हैं। ठीक है, yes, plants require oxygen for respiration to occur and they also give out CO2, और वो क्या गिव आउट करते हैं? दैट इज़ अ CO2। हेंस जो प्लांट होते हैं हैव अ सिस्टम इन प्लेस दैट इंश्योर द अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो प्लांट अनलाइक एनिमल्स की तरह हमारे अंदर कोई भी प्लांट्स के पास कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता ताकि वो अपनी गैसियस का एक्सचेंज कर सके, पर उनके पास क्या होता है दैट दे हैव अ स्टोमेटा एंड लेंटिसिल फॉर दिस पर्पस। लेकिन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते, इसके अलावा उनके पास स्टोमेटा और लेंटिसिल्स होते हैं। सो देयर आर द सेवरल रीजंस व्हाई प्लांट कैन गेट अलॉन्ग विदाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। पहला क्या है? ईच प्लांट पार्ट टेक केयर इट्स ओन गैशियस एक्सचेंज नीड्स। तो जितने भी हमारे प्लांट होते हैं उनके प्लांट्स के हर एक पार्ट जो होता है वो अपना ख्याल खुद रखता है और अपने गैशियस एक्सचेंज की नीड खुद से ही करता है। ठीक है, सो देयर इज़ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन पार्ट प्लांट टू अनदर। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है वो बहुत कम होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकंड जो है प्लांट डज नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैशियस अग्नि। ठीक है, और प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड नहीं रखते गैस एक्सचेंज की। रूट स्टेम एंड लीव्स रिस्पायर एट रेट्स
फार लोअर देन एनिमल्स डू, ठीक है। और जो हमारी जो प्लांट्स की रूट स्टेम और लीव्स होती हैं वो रिस्पायर करती है बहुत कम एज कम्पेयर टू हम एनिमल्स करते हैं। ड्यूरिंग अ photosynthesis our large volume of gases are exchanged and each leaf is well adapted to take care of its own need during this period, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अमाउंट वॉल्यूम ऑफ गैस की ज़रूरत पड़ती है और वो सारी गैसेस एक्सचेंज होती हैं, लेकिन जो लीव्स होती हैं वो इतनी अडेप्टेड होती हैं कि वो हर लीफ जो है वो अपने खुद के हिसाब से उसे कितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से गैसियस एक्सचेंज हर लीफ में होता रहता है। सो व्हेन सेल्स photosynthesize availability of O2 is not a problem in these cells since O2 is released within a cell। तो जब ये सेल्स सिंथेसाइज होती हैं, मतलब इन सेल्स में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है सेल्स के अंदर, बल्कि क्या है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो तो सेल के अंदर ही रिलीज होता है। थर्ड, द डिस्टेंस that gases must diffuse even in large bulky plants is not great for each living cell। हर एक लिविंग सेल के लिए for each living cells in a plant is located quite close to the surface of the plant। so this is true for leaves। you may ask वट अबाउट थिक एंड वुडी स्टेम एंड रूट्स। तो इन स्टेम्स में क्या होता है, जो लिविंग सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिन लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होती हैं। कहाँ पर, बीनीथ द बार्क और इनसाइड द बार्क। सो दे हैव अ ओपनिंग जिसे हम लेंटिसल्स कहते हैं। द सेल्स इन द एंटीरियर आर डेड एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट्स। तो जो सेल्स होती हैं अंदर की तरफ, एंटीरियर की तरफ, वो सारी की सारी डेड होती हैं और एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ अ प्लांट्स हैव एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद एयर। तो बहुत सारे प्लांट्स की सेल्स ऐसी होती हैं जिनके पास कुछ सरफेस कॉन्टैक्ट में होता है ताकि वो रेस्पायर कर सके। दिस इज़ आल्सो फैसिलेटेड बाय, इसमें हमें क्या देखना पड़ता है, दैट दिस इज़ आल्सो फैसिलेटेड बाय द लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स इन द लीव्स। और ये हमें जो लीव्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है जिसमें पैरेन्काइमा सेल्स की लूज पैकिंग होती है उनकी वजह से भी देखने को मिलता है। और स्टेम्स में, रूट्स में विच प्रोवाइड अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसिस, जो कि क्या प्रोवाइड करती हैं, एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं एयर स्पेसिस के लिए। तो अगर हम कंप्लीट कंबशन कराते हैं ग्लूकोज का, दैट दिस इज़ अ ग्लूकोज, दिस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 और वाटर प्लस एनर्जी देता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, अगर ये जो एनर्जी है वो सेल के लिए यूज़फुल है तो इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट and synthesize the other molecule that the cell require। The strategy that the plant uses to catabolize the glucose molecule in such way that it not liberate all the energies goes out as a heat। तो जब ये कभी भी प्लांट्स जो हैं वो ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म करते हैं, मतलब ब्रेक डाउन करते हैं, तो इस तरीके से नहीं करते कि सारी की सारी एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है ग्लूकोज का, जो कि सिर्फ एक सिंगल स्टेप में नहीं होता, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स में होता है ताकि एक लार्ज इनफ इतनी रिलीज कपल्ड हो सके ताकि ATP की सिंथेसिस हो सके, ठीक है। इस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जब ये प्रोसेस हो रहा होता है रेस्पिरेशन का प्लांट्स के अंदर, यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि किसकी फॉर्म में रिलीज होते हैं, दैट दे आर रिलीज एज अ प्रोडक्ट। द कंबशन रिएक्शन जो होती है, जब हम कंबशन रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बट सम सेल्स लिव्स वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल। लेकिन बहुत सारी ऐसी सेल्स भी हैं जहाँ पे ऑक्सीजन होता भी है और नहीं भी होता। तो हम ये इतना मान सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट सेल थी जो कि पूरे प्लैनेट में थी, लिव्ड इन अ एटमॉस्फेयर, उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। और बहुत सारे आज भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एनारोबिक कंडीशन को अडेप्ट कर चुके हैं और एनारोबिक कंडीशन में रह रहे हैं। एनारोबिक कंडीशन मत देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, दैट दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स,
ठीक है। वाइल इन अदर्स द रिक्वायरमेंट ऑफ एनारोबिक कंडीशन इज अ ऑब्लिगेट। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एनारोबिक की कंडीशन जो होती है वो ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी वो रह सकते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम ऑब्लिगेट एनारोब्स कहते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर देंगे पायरिक एसिड में तो उसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम ग्लाइकोलिसिस, इसके बाद हमारा जो है लिंक रिएक्शन, इसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शन एंड अ क्रेब्स साइकिल, ये चारों साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कहाँ से क्या है, और यही चारों चीज़ें इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ अ ग्लाइकोलिसिस। ये जो ग्लाइकोलिसिस वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये ग्रीक वर्ड से ऑब्टेन्ड हुआ है। ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर, स्प्लिटिंग का मतलब, लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। ठीक है। ये जो स्कीम थी ग्लाइकोलिसिस की, ये किसने दी थी, दैट इज़ अ गुत्सव एमडम ओटोमेयर हॉफ एंड जे परनास ने दी थी, जिसे हम ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे जितने भी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसके अंदर इट इज़ द ओनली प्रोसेस फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलती, ठीक है, तो उन सब में ये एक ओनली एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जो कि रेस्पिरेशन के लिए होता है। और जो ग्लाइकोलिसिस है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, दैट इज़ कहाँ होती है, दैट इज़ इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। साइटोप्लाज्म, सेल की साइटोप्लाज्म में होती है, और ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, दैट इज़ अ एनारोबिक, एरोबिक, सब में प्रेजेंट होती है। और एनारोबिक में सिर्फ रेस्पिरेशन में अगर देखने को मिलती है, दैन दिस इज़ अ ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ताकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बन सके। व्हाट डू यू मीन बाय अ पार्शियल ऑक्सीडेशन? पार्शियल ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जिसमें हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं है, CO2 भी रिलीज़ नहीं हो रहा, दैट इज़ अ पार्शियल ऑक्सीडेशन। और जिसमें क्या एंड में मिलते हैं, दो पायरुविक एसिड मिलते हैं। इन प्लांट्स द ग्लूकोज इज ड्राइव फ्रॉम अ सुक्रोज। ठीक है। तो प्लांट्स में क्या होता है, ग्लूकोज कहाँ से ड्राइव्ड होता है, सुक्रोज से होता है, जो कि एंड प्रोडक्ट होता है किसका, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है। कहाँ से ड्राइव होता है, दैट इज़ फ्रॉम सुक्रोज, दैट इज़ अ सुक्रोज इज़ अ एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड इन्वर्टेज। ठीक है। इन्वर्टेज की मदद से ये जो सुक्रोज है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 टाइम्स लाइक अ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, that this is a sucrose and this is converted in the presence of, just a second, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड इन्वर्टेज। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं इसके बाद ये फोस्फोराइलेट किए जाते हैं ताकि ये ग्लूकोज 6 फोस्फेट दे सके बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कॉल्ड हेक्सोकाइनेज। अब हमारे ये जो चार्ट बन रखा है इसकी बारी आ चुकी है, दैट दिस इज़ अ ग्लूकोज। ठीक है। ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फोस्फेट पे, किसके प्रेजेंस एंजाइम में, कॉल्ड हेक्सो, किसकी प्रेजेंस में हो जाता है, हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज। ठीक है। इतना समझ में आ गया, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6 फोस्फेट में। और यहाँ पे ये जो ATP है इसका यूज़ हो रहा है, क्योंकि ATP से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ADP में। ठीक है। ADP फॉर्म्ड हो रहा है ना, ATP यूज़ हो रहा है, तो ATP पहले स्टेप में यूज़ हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, दिस इज़ अ फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट, दिस फोस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आइसोमराइज हो जाता है टू प्रोड्यूसेस अ फ्रक्टोज 6 फोस्फेट। ठीक है। इसके बाद ये जो ग्लूकोज है ये आइसोमराइज हो जाएगा ताकि फ्रक्टोज 6 फोस्फेट आ सके। सी, दिस इज़ अ सेकेंड पॉइंट। तो ये जो हमारा फ्रक्टोज है
ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये आइसोमराइज हो गया किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। यहाँ कौन सा एंजाइम यूज होगा, दैट इज अ आइसोमरेज। वैसे सारे एंजाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज बता दे रही हूँ, जो भी एक आधे इंपॉर्टेंट अगर हो सकते हैं वैसे, लेकिन मेरे हिसाब से जितने एनसीईआरटी में गिवन है दैट आर सफिशिएंट, ठीक है। दिस इज अ सेकंड स्टेप। नाउ मूव टू थर्ड स्टेप। सब्सिक्वेंट स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम। यहाँ तक जो मेटाबॉलिज्म के स्टेप्स होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सेम होते हैं। द वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लूकोज आर डिपिक्टेड, यहाँ पे लिख रखे हैं। इन दिस ग्लाइकोलिसिस अ चेन ऑफ 10 रिएक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम। तो कितने स्टेप्स में रिएक्शन होती है, 10 स्टेप्स में रिएक्शन होती है, जहाँ पे अलग अलग एंजाइम होते हैं टेक प्लेस, ताकि प्रोड्यूस हो सके क्या, पायरुविक एसिड फ्रॉम अ ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे। यहाँ पे ये जो नीचे दे रखा है, अभी पूरे चार्ट को देख लेते हैं। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, यहाँ पे फिर से एटीपी का यूज हुआ। एटीपी से किस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ एडीपी। अब किस में कन्वर्टेड हुआ, दैट इज अ फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट। ये भी 6 कार्बन है, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज अ ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है। ये जो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये आइसोमराइज हो जा, ये फ्रक्टोज 1,6 जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज अ ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड अ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसे हम डाप भी कहते हैं, दैट इज अ DHAP। ये भी 3 कार्बन होता है, 3 कार्बन होता है, और ये आपस में आइसोमराइज होते रहते हैं, ठीक है। कभी इससे ये बन जाता है, कभी इससे ये बन जाता है। इसके बाद यहाँ पे NAD+ जो है वो किस में फॉर्म्ड हो गया, दैट इज NADH2 में। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब हमारा जो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बाइफॉस्फोरिक एसिड में। कितने मॉलिक्यूल में, 2 मॉलिक्यूल में, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 2 मॉलिक्यूल में 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये जो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, दैट इज वो भी ऑल्सो कितने मॉलिक्यूल का होगा, 2। और यहाँ पे अब एटीपी फॉर्म होगा। अभी ऊपर तक एटीपी यूज हो रहा था, अब एटीपी बनेगा। इसके बाद ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। ये भी कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, दैट इज अ 2। और यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा, मतलब वाटर रिमूवल अगर हो जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इनटू अ फोस्फोफिनॉल पायरुवेट। वो भी कितने कार्बन का होगा, दैट इज अ 2 कार्बन, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें, दैट इज अ 2 मॉलिक्यूल। इसके बाद फोस्फोफिनॉल पायरुवेट जो है वो पायरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट दे आर अ 2 मॉलिक्यूल्स। और ये पायरिक एसिड क्या होगा, दैट इज अ 3 कार्बन। तो आपको समझ आया, ग्लूकोज जो 6 कार्बन था इज गेट टू कन्वर्टेड इनटू अ पायरिक एसिड 3 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जितने भी प्रोसेस हुए, ये जितने भी हमारा प्रोसेस हुआ, यहाँ पे जो एटीपी यूज्ड हुए, कितनी बार एटीपी यूज्ड हुए, दैट इज़ अ 2 टाइम्स, ठीक है। एक ऊपर हुआ यहाँ पे एटीपी, एक यहाँ एटीपी यूज्ड हुआ। अगर हम एटीपी की फॉर्म की बात करें, कितने एटीपी बने, तो जब ये 2-2 मॉलिक्यूल्स के बन रहे हैं तो कितने एटीपी बने, 1-2 बार यहाँ पे बने एटीपी, 2 बार यहाँ पे बने, दैट इज़ अ 4 मॉलिक्यूल। तो हमारा अगर हम नेट की बात करें तो नेट कितना हो गया, दैट इज़ 2 मॉलिक्यूल, ये एटीपी ये हमारे बचते हैं, ठीक है। समझ में आई, क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट। ग्लूकोज था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। इसके बाद वो ब्रेक डाउन हो गया ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, जो कि 3 कार्बन के थे। इसके बाद दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ 1,3 बाई phosphoglyceric acid, then a 3-phosphoglyceric acid, after that 2-phosphoglycerate, फिर 2 that is a phosphophenol pyruvate and then pyric acid। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है पूरा। ये हमारा ये जो फ्लो चार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जो एटीपी है ये दो स्टेप्स में यूटिलाइज होता है, मतलब कंज्यूम होता है। पहला स्टेप जहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बता दिया मैंने, और फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से 1 6 फॉस्फेट बना। यहाँ स्टेप में एटीपी क्या हो गए, यूज हो गए। कितने एटीपी, 2 एटीपी। ये जो फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट है वो दो में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ अ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और जो दूसरा है दैट इज़ अ 3 फोस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, इसे हम पीजीएल भी कह देते हैं। ये जो गिवन है ना ग्लिसरल एल्डिहाइड, दैट इज़ अ 3 फोस्फेट ग्लिसरल एल्डिहाइड, इसको हम पीजीएल भी बोलते हैं। यहाँ पे हमें एक स्टेप में NADH+ फॉर्म्ड होता है, कहाँ से, NAD+ से, ठीक है। दिस इज़ व्हेन, और ये कब होता है, जब ये जो ग्लिसरल एल्डिहाइड है, फोस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, दैट इज़ अ पागल PGAL, वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, 1,3 बाई फोस्फोग्लिसरेट में, तो हमें NAD+ से NADH2 मिलता है, ठीक है। NAD+ से NADH2 मिलता है जब 3 फोस्फेट ग्लिसरल एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बाई फोस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट फॉर्म्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट फॉर्म होते हैं, किसके फॉर्म में, हाइड्रोजन की फॉर्म में। PGL से किस में ट्रांसफर्ड हो जाते हैं, टू अ मॉलिक्यूल ऑफ NAD+। ये जो PGL है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है विद इन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और कन्वर्ट हो जाता है BPGA में, दैट इज़ अ 1,3 बाई फोस्फोग्लिसरेट एसिड। ये जो कन्वर्जन होता है BPGA का, दैट इज़ अ बाई फोस्फोग्लिसरिक एसिड का, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, दैट इज़ अ PGA। ये जो 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड है दैट इज़ अ एनर्जी याल्डिंग प्रोसेस, मतलब यहाँ पे जो ATP की फॉर्मेशन होती है, ये एनर्जी याल्डिंग मतलब एनर्जी जो है वो ईल्ड होती है, मिलती है, यहाँ पे ATP फॉर्म्ड होता है। और अनदर ATP जो है वो कहाँ मिलता है, दैट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द फोस्फोफिनॉल पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू पायरिक एसिड। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज। तो यहाँ से कितने ATP डायरेक्टली सिंथेसाइज हो गए, दैट इज़ अ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ATP कितने यूज हुए हैं, 2, कितने फॉर्म्ड हुए हैं, 4। अगर हम नेट करें तो माइनस हो जाएंगे, दैट इज़ अ टोटल 2 ATP फॉर्म्ड हुए हैं। पायरिक एसिड इज़ द की प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे जो पायरिक एसिड होता है, ये जो पायरिक एसिड फॉर्म्ड हुआ है दैट इज़ अ की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। दिस पायरिक एसिड इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखिए तो यहाँ पे जो एक ग्लूकोज था वो कितने कार्बन का था, दैट इज अबाउट अ 6 कार्बन, एंड इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू अ पायरुविक एसिड, दैट इज अ 3 कार्बन। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब इतना तो मैंने आपको बता दिया, जो ग्लाइकोलिसिस है दैट इज़ अ कॉमन पाथवे जो कि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, और एनारोबिक में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें इस पायरिक एसिड की जो अभी फॉर्म हुआ है, देन दिस इज अ पायरुविक एसिड, ठीक है। ये जो पायरुविक एसिड है ये 2 चीज़ में डिवाइड हो जाता है, एक होता है एरोबिक एंड दिस इज अ एनारोबिक। और अगर हम एरोबिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पहला स्टेप बनेगा एरोबिक में, पायरुविक एसिड पहले कन्वर्ट होगा 2 एसिटाइल कोएंजाइम में। इसके बाद सेकंड जो होगा दैट इज़ अ क्रैब साइकिल, ठीक है। और एनारोबिक की बात करें तो यहाँ हमें 2 कंडीशन देखने को मिलेगी। पहली होगी दैट इज़ अ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म्ड होगा, एंड सेकंड वन इज अ
अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जहाँ पे इथेनॉल मतलब अल्कोहल फॉर्म्ड होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? वही चीज़ अब इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। सो देयर आर थ्री मेजर वेज होते हैं, 1, 2 एंड 3 क्रैब साइकिल, जिसमें जो पायरिक एसिड होता है वो अलग अलग सेल में अलग अलग तरीके से यूज होता है। तो पहला जो होता है दैट इज़ अ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, सेकेंड वन इज़ अ अल्कोहल फर्मेंटेशन, और थर्ड वन इज़ अ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? बात हो गई तीनों की। फर्मेंटेशन जो होता है वो एनारोबिक कंडीशन में देखने को मिलता है, जो कि कहाँ देखने को मिलता है? इन अ प्रोक्रियोट्स में और यूनिसेलुलर यूक्रियोट्स में। सिंगल सेल यूक्रियोट्स में और प्रोक्रियोट्स में क्या देखने को मिलेगा? दैट इज़ अ फर्मेंटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें दोनों फर्मेंटेशन देखने को मिल सकती है, लैक्टिक एसिड एज वेल एज अल्कोहल फर्मेंटेशन। और फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड वाटर, ताकि ग्लूकोज जो है वो पायरिक एसिड जो है वो आगे चल के CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाए, तो ऑर्गेनिज्म को क्या अडॉप्ट करनी पड़ती है? दैट इज़ द क्रैब साइकिल, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसमें क्या किसकी रिक्वायरमेंट होती है? दैट इज़ अ ऑक्सीजन सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। दैट इज़ अबाउट आवर फर्मेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ हमारा फर्मेंटेशन में क्या हुआ, इस डायग्राम को अगर देखो तो दिस डायग्राम, तो यहाँ पे ये पूरा ग्लाइकोलिसिस हुआ है और ये पायरिक एसिड बन गया है। ये पायरिक एसिड अब दो तरीके से डिवाइड हो सकता है, या तो लैक्टिक एसिड का फॉर्म कर सकता है या फिर अल्कोहल को फॉर्म कर सकता है। अल्कोहल में क्या? दैट इज़ अ इथेनॉल, और इथेनॉल के साथ हमें क्या मिलेगा? दैट इज़ अ CO2। ठीक है, वही है, लिखते हैं पढ़ते हैं। इन फर्मेंटेशन अगर हम ईस्ट की बात करें तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, जो कि एनारोबिक कंडीशन में देखने को मिलता है, जहाँ पे पायरिक एसिड जो है वो CO2 और इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? दैट इज़ अ एंजाइम पायरिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो यहाँ पे टू एंजाइम यूज़ होते हैं। ये जो हमारा पायरिक एसिड से जो इथेनॉल और CO2 बनता है, ये सिंगल स्टेप में नहीं बनता। देखो दो एरो लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पे एक बीच में और स्टेप है जो कि नहीं लिखा है। तो यहाँ पे टू एंजाइम यूज़ होते हैं। पहला एंजाइम दैट इज़ अ पायरिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड सेकेंड इज़ अ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अदर ऑर्गेनिज्म, अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, दैट शुड बी हाईलाइट विद अनदर पेन। अनदर ऑर्गेनिज्म लाइक सम बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस अ लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरिक एसिड। तो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है वो पायरिक एसिड से लैक्टिक एसिड बना लेते हैं। तो इस स्टेप में जो लैक्टिक एसिड जो है दैट इज़ जो कौन से एंजाइम से यूज होता है? दैट इज़ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। द रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है दैट इज़ अ NADH++ जो होता है वो वापस से रीऑक्सीडाइज होता है किसमें? NAD+ में, इन बोथ प्रोसेस में। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ये जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे थे तो यहाँ पे ये जो थे ये NAD+ से NADH2 में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये NAD+H2 में कन्वर्ट हो गए थे, तो ये दो मॉलिक्यूल्स के यहाँ बचे हुए थे। ठीक है, ये जो दो मॉलिक्यूल्स के यहाँ बचे हुए हैं, ये एक कहाँ चला जाएगा? इथेनॉल और CO2 में NADH+ से फिर से दोबारा NAD+ बना लेगा, और दूसरा कहाँ चला जाएगा? NAD+ से NADH+2 से क्या किस्म बना लेगा? NAD, लैक्टिक एसिड में। वही चीज़ लिखी हुई है। इन बोथ केसेस लैक्टिक एसिड और अल्कोहल फर्मेंटेशन दोनों की बात करी जाए तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है। टोटल 7% से कम एनर्जी रिलीज़ होती है, ग्लूकोज इज़ रिलीज एंड नॉट सारी की सारी एनर्जी ट्रैप नहीं हो जाती है किसमें? एनर्जी बॉन्ड की फॉर्मेशन में ऑफ ATP। द प्रोसेस आर हैज़ार्डस। ये जो प्रोसेस होते हैं काफ़ी हानिकारक होते हैं, आइदर अगर एसिड बन रहा हो, लैक्टिक एसिड बन रहा हो तो भी, और अल्कोहल बन रहा हो तो भी। वट इज़ द नेट ATP दैट इज़ सिंथेसाइज? वही नेट ATP जितने ग्लाइकोलिसिस में थे, दैट इज़ अबाउट 2 ATP। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ईस्ट जो होता है वो खुद को पॉइजन कर देता है देमसेल्फ टू डेथ, जब कंसंट्रेशन जो अल्कोहल की कितनी पहुंच जाती है? 13%। तो यहाँ पे जो 7% है वो गिवन है कि कितनी एनर्जी जो है रिलीज्ड होती है
ठीक है, दैट इज़ अ 7%। और अगर ईस्ट खुद को ही पॉइजन दे देता है, दैट इज़ अबाउट जब कंसनट्रेशन 13% तक पहुंच जाती है। ठीक है, so what is then is the process by which organism can carry out the complete oxidation of glucose and extract the energy to store to and synthesize a large amount of ATP molecules। तो फिर अब हम यूक्रियोट्स की बात करें, एरोब वो हमारी एनारोबिक की बात हो चुकी है, प्रोक्रियोट्स की हो चुकी है। तो अगर यूक्रियोट्स की बात करें तो ये जो सारे स्टेप्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे हमें एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वो CO2 रिलीज़ करता है और वाटर रिलीज़ करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ करता है, जो कि सबस्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है ये हमें हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, और इसी के बारे में, दैट इज़ अ एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, दैट इज़ अ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस लिंक रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जो आगे की रेस्पिरेशन होती है, वो सारी की सारी हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? दैट इज़ इन अ माइटोकॉन्ड्रिया। फाइनल प्रोडक्ट होता है जो ग्लाइकोलिसिस का, दैट इज़ अ पायरुवेट। जो पायरुवेट होता है दैट इज़ अ पायरिक एसिड। वो कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है? साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? ग्लाइकोलिसिस हमारी साइटोप्लाज्म में होती है। तो वहाँ पे जो पायरिक एसिड बना वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। तो पहला कौन सा स्टेप होगा? दैट इज़ अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम लीविंग द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो पहले स्टेप में हमारा जो CO2 मॉलिक्यूल है, जो कि 3 मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के, वो तीनों के तीनों रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे एज अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जिसमें साइमल्टेनियसली सिंथेसिस होगी ATP की। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ये वाला हमें कहाँ देखने को मिलता है? दैट इज़ इन अ मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में देखने को मिलता है। और ये जो सेकंड स्टेप होता है ये हमें देखने को मिलता है दैट इज़ अ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके बाद यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, जो फर्स्ट प्रोसेस होता है ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एंड द सेकंड प्रोसेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और जो सेकंड होता है दैट इज़ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो पायरुवेट फॉर्म्ड हुआ है, जो कि कहाँ पे फॉर्म्ड हुआ था? ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म की वजह से, मतलब ग्लूकोज की वजह से जो फॉर्म्ड हुआ था, जो कि साइटोसॉल में था, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ जाएगा, और उसके अंदर किस में जाएगा? दैट इज़ इनटू अ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, जिसका पहले ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, इसके बाद क्या होगा? दैट इज़ पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज होगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है दैट इज़ कैटलाइज बाय अ पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, जिसमें बहुत सारे सेवरल कोएंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं, इंक्लूडिंग NAD+ एंड कोएंजाइम A। तो क्या होता है? पायरिक एसिड, कोएंजाइम A और NAD+ मैग्नीशियम की प्रेजेंस में, और कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम A CO2 और NADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस में हमें क्या देखने को मिलता है? ये जो दो मॉलिक्यूल्स, ये ना, एक चीज़ देखो यहाँ पे, हमारा एक ग्लूकोज से 2 पायरिक एसिड बना था, तो यहाँ पे सिर्फ 1 पायरिक एसिड के बारे में लिखा है। तो इसे हम देख लें कि अगर 2 पायरिक एसिड होंगे तो 2 NADH+ की ज़रूरत पड़ेगी, 2 एसिटाइल को एंजाइम बनेंगे, 2 CO2 मिलेंगे और 2 NH2 में। तो वहीं पे ये लिखा है कि इस प्रोसेस में हमें 2 मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं NADH+ की। जब हम पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म करा देते हैं किसका? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरिक एसिड का, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? सिर्फ एक ग्लूकोज से। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद ये जो एसिटाइल को एंजाइम है ये कहाँ एंटर कर जाएगा? साइक्लिक पाथ में, जिसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, या फिर क्रैब्स साइकिल भी कहते हैं। और इसका जो नाम है क्रैब्स साइकिल क्यों पड़ा? क्योंकि आफ्टर द साइंटिस्ट, जो हैंस क्रैब्स साइंटिस्ट थे, उनके नाम के बाद इसका नाम क्रैब्स साइकिल पड़ा। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा TC है दैट इज़ अ क्रैब्स साइकिल है, दैट इज़ अ ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल है। तो जो एसिटाइल को एंजाइम था
उसकी कंडेंसेशन होने लगी एसिटाइल ग्रुप की, किसके साथ, एक्सोलो एसिटिक एसिड के साथ, दैट इज़ अ OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ होने लगेगी, और वाटर ईल्ड होगा, वाटर के साथ होगी ताकि ईल्ड हो सके क्या, दैट इज़ अ सिट्रिक एसिड। ये जो रिएक्शन है ये किस कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, दैट इज़ अ सिट्रेट सिंथेसिस, जहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए भी रिलीज होता है। ये जो सिट्रेट है ये बाद में किस में आइसोमराइज हो जाएगा, दैट इज़ अ आइसोसिट्रेट, जिसमें हमें 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन देखने को मिलेगा। डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब होता है, दैट इज़ अ रिमूवल ऑफ CO2। तो लगातार 2 बार हमें CO2 का रिमूवल देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या फॉर्मेशन होगी, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड की, देन सक्सिनाइल कोएंजाइम है, ठीक है। और ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है ए है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्टेड हो जाएगा, सक्सिनिक एसिड में, जहाँ पे हमें एक मॉलिक्यूल GTP का सिंथेसाइज होगा। ये जो GTP है दैट इज़ अ सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट ATP फॉर्म्ड हो रहा है, उसी डायरेक्ट ATP को जो फॉर्म्ड हो रहा होता है उसे हम सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कपल्ड रिएक्शन देखने को मिलती है, जो GTP होता है GDP में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें सिंथेसिस होती है ATP की फ्रॉम ADP से, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये जो NAD+ होता है वो रिड्यूस हो जाता है NADH2 में, और एक जगह हमें देखने को मिलता है FAD+ रिड्यूस होता है FADH2 में, ठीक है। यहाँ पे जब ये कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन होने लगता है एसिटाइल कोएंजाइम का वाया द TCA साइकिल, जिसमें बहुत सारी रिप्लेसमेंट देखने को मिलती है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या है, दैट इज़ अ फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें NAD+ FAD+ भी देखने को मिलता है फ्रॉम NADH एंड FADH2, ठीक है। तो क्या होता है, दैट इज़ अ पायरुवेट। ये पायरुवेट कहाँ से आया, दैट इज़ फ्रॉम ग्लूकोज, जो कि कितना होता है, दैट इज़ अ 6 कार्बन। पायरुविक एसिड आ गया। इस पायरिक एसिड के बाद ये लिंक रिएक्शन हुई कोएंजाइम के साथ, जहाँ पे एक हमारा NAD+ और NADH2 रिलीज हुआ, जिसकी वजह से क्या फॉर्म्ड हुआ, दैट इज़ अ एसिटाइल कोएंजाइम है, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है दैट इज़ अ लिंक रिएक्शन, ठीक है, या फिर इसको हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी लिंक रिएक्शन की बात हो रही है, क्रैब साइकिल की बात नहीं हो रही है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ये नाम वहाँ पे भी लिखा हुआ था, तो इसको हम लिख देते हैं एक बार ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। हाँ, ये जो रिएक्शन हो रही है ना, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ लिंक रिएक्शन और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। कौन सा एंजाइम होता है, दैट इज़ अ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। एसिटाइल को एंजाइम बन गया हमारा। अब ये जो हमारा एसिटाइल को एंजाइम बना है ये क्या करेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, ये जो क्या है एसिटाइल को एंजाइम कितने कार्बन का है, दैट इज़ अ 2 कार्बन। 3 कार्बन से जब एक CO2 रिमूव हो जाता है तो 2 कार्बन बचे, उस 2 कार्बन के साथ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मिलेगा, जो कि फर्स्ट मेंबर है, यहाँ पे लिखा है इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल। तो ये 4 2 6 कार्बन बन गए, फिर से सिट्रिक एसिड साइकिल बन गई, फिर इस सिट्रिक एसिड साइकिल से एक CO2 का रिमूवल होगा, ठीक है, और वहीं पर NAD+ से NADH2 बन जाएगा। तो एक कार्बन रिमूव हुआ तो क्या बना, दैट इज़ अ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जो कि क्या था 5 कार्बन, ठीक है। फिर यहाँ पे एक CO2 फिर से रिमूव हुआ, ठीक है। उस CO2 जो रिमूव हुआ फिर इसके बाद वहाँ पे NAD+ और NADH, वो NAD+ किस में कन्वर्ट हो गया, NADH2 में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे एक और एंजाइम, यहाँ पे एक और बना, दैट इज़ अ, जिसका नाम होता है, जो कि लिखा हुआ है लेकिन डायग्राम में गिवन नहीं है, सक्सेनाइल कोएंजाइम है। तो ये कितने का होगा, दैट इज़ अ 4 कार्बन। इस सक्सेनाइल कोएंजाइम से सक्सेनिक एसिड बना, जहाँ पे क्या हुआ, दैट इज़ डायरेक्ट ATP की फॉर्मेशन हुई, दैट इज़ अ JDP से GTP। फिर यहाँ से फिर एक FADH2 से क्या FAD से किस में कन्वर्ट हुआ, FADH2 में।
तो यहाँ क्या बना, दैट इज अ मैलिक एसिड। फिर यहाँ से मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक कैसे बना, जब एक NAD प्लस से NHDH2 में कन्वर्ट हो गया। तो इस पूरी साइकिल में क्या हुआ, पायरिक एसिड में कितने NAD प्लस की रिक्वायरमेंट हुई, अगर पूरे पायरिक एसिड के लिंक रिएक्शन को भी जोड़ लें तो एक NAD प्लस यहाँ पर, एक NAD यहाँ पर, दैट इसको लिख लेते हैं, दिस इज अ NAD प्लस, दिस इज अ 2 NAD प्लस, दिस इज अ 3 NAD प्लस एंड दिस इज अ 4। तो 4 NAD प्लस की ज़रूरत पड़ी, एक FADH की ज़रूरत पड़ी और एक ADP की। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहाँ पे, कौन ये क्रैप साइकिल कहाँ होती है, इना माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, किस में कन्वर्ट हो गया, 3 CO2 निकल गए। जब ये 3 CO2 निकल जाते हैं, इसी वजह से इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। 4 NADH फॉर्म हुए, एक FADH हुआ और एक ATP हुआ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिला हमें। अगर इसी क्रैप साइकिल की बात करते हैं कि इस क्रैप साइकिल में हमें क्या क्या मिला, तो ये जो नीचे पैराग्राफ दे रखा है ये उसी के बारे में दे रखा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो अगर इसकी बात करें तो क्रैप साइकिल में हमें क्या मिला, हमें कितने CO2 मिले, 3 CO2 मिले। ठीक है, सिर्फ क्रैप साइकिल की बात हो रही है, लिंक रिएक्शन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अगर आपको लिंक रिएक्शन के बारे में भी लिखना है तो पहले उसी से शुरू कर देते ताकि कोई डाउट ना रहे ना। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, आई हैव टू इरेज इट, और वो गलती से हाईलाइटर यूज़ कर लिया। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ 1 सेकेंड, पहले इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया तो CO2 रिलीज हुआ और कितने मॉलिक्यूल्स मिले, 8 मॉलिक्यूल्स NAD प्लस के मिले। ठीक है, और 2 FADH2 के मिले। ठीक है, कितने FADH2 के मिले, दैट इज अ 2 मॉलिक्यूल्स, और 8 मॉलिक्यूल्स किसके मिले, दैट इज अ NADH2 के, और CO2 का कितना मिला। इसी पिक्चर में अब हमें देखना है कि ये जो NADH प्लस हैं और ये जो FADH प्लस हैं ये ATP में सिंथेसाइज कहते हैं होते हैं, उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो अगर हम सिर्फ क्रैप साइकिल की बात करें तो पहले हम लिंक रिएक्शन की बात कर लेते हैं। लिंक रिएक्शन, ठीक है, इस लिंक रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिले थे, 2 NADH मिले थे, 2 NADH2, 2 थे ना, देखो एक बार ऊपर जाओ, चलो वापस दोबारा से देखो, 2 NADH मिले थे हमें और 2 CO2 मिले थे। ठीक है, एंड 2 CO2। और वहीं अगर हम बात करें क्रैप साइकिल की तो क्रैप साइकिल में अभी हमें क्या देखने को मिला, क्रैप साइकिल, तो क्रैप साइकिल में हमें मिले 4 NH2, 4 नहीं 3 NH2 NADH2, क्योंकि अब हम ये लिंक रिएक्शन वाला नहीं गिनेंगे ना। ठीक है, तो अगर इस लिंक रिएक्शन वाले को हम काउंट नहीं करते हैं तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, दैट इज़ अ 3 NADH2, 3 NADH2 आ गए, और हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हुआ, दैट इज़ अ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और कितने ATP फॉर्म्ड हुए, दैट इज़ अ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये साइकिल जब एक बार घूमी क्रैप साइकिल,
अगर इसको 2 बार घूमेगी पूरी साइकिल तो कितने हो जाएंगे, दैट इज़ अ 6 NaDH2 इज इक्वल टू 6 CO2 प्लस 2 ATP। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो यहाँ तक हमारे पूरा क्लियर हो गया कि एटीपी कैसे कैसे फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, जिसे हम ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन कहते हैं। यहाँ पे हम NaDH प्लस और FaDH2 की बात करते हैं कि अगर ये जो NaDH2 है और ये FaDH2 है, ये कैसे एनर्जी रिलीज़ करेंगे, ये कैसे स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम इनके कन्वर्जन की बात करेंगे कि ये जो NaDH2 है और ये जो FaDH2 है, ये ATP में कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो द फॉलोइंग स्टेप्स इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर टू रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर इन NaDH2 and FaDH2. This is accomplished when they are oxidized through the electron transport system. तो ये प्रोसेस कैसे होगा, जब इसे ATP में कन्वर्ट होना होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट आर पास्ड ऑन टू द O2 रिजल्टिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास, और वहाँ से क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। ये जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर में पास होता है, उसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। और ये जो सारी की सारी रिएक्शन होती है दैट ये कहाँ होती है, दैट इज प्रेजेंट इन अ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहले NaDH2 से जाएंगे, ठीक है, यही लिखा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, फ्रॉम NaDH प्लस से जाएंगे, और कहाँ प्रोड्यूस होंगे, दैट दे आर प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रोड्यूस होंगे ड्यूरिंग द सिट्रिक एसिड साइकिल, जो कि किसे ऑक्सीडाइज करेंगे, दैट इज अ NaDH डिहाइड्रोजिनेज, जिस कॉम्प्लेक्स का नाम है हमारा कॉम्प्लेक्स 1। फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यूबिक्विनॉन में, जो कि कहाँ लोकेटेड है, इनर मेम्ब्रेन में। दैट दिस इज़ अ ये NaDH प्लस जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ NAD प्लस, जिस कॉम्प्लेक्स का नाम हमने 1 रखा, NaDH डिहाइड्रोजिनेज, और ये कहाँ चला गया, दैट इज़ अ UQ, दैट इज़ अ यूबिक्विनॉन में, ठीक है। ये जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में, दैट इज़ अ UQQH2 में। इसके बाद ये जो यूबिक्विनॉन है ये भी रिसीव करेगा रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FaDH2, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स 2 है हमारा, दैट इज़ अ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। यहाँ से ये जो सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बना है, ये यहाँ से UQ यहाँ से भी आएगा, और यहाँ से ये UQ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू UQH2 में। और यहाँ से फिर हमारा कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ ये दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसेस चलेंगे, और दोनों कहाँ आएंगे, दैट इज़ अ साइटोक्रोम B में, ठीक है। एंड दिस इज जनरेटेड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द सक्सिनेट इन द सिट्रिक एसिड साइकिल, जो कि किस में रिड्यूस होगा, दैट इज़ अ यूबिक्विनॉल। और इसके बाद कहाँ चला जाएगा, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स पे, जिसका नाम है दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है। ये जो साइटोक्रोम C है वो एक स्मॉल प्रोटीन है जो कि किसके साथ अटैच होता है, आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन के साथ, जो कि मोबाइल कैरियर की तरह काम करता है और ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन 3 और 4 के बीच में। ये जो कॉम्प्लेक्स 4 होता है, ठीक है, B गया, साइटोक्रोम B पे गया, इस B से BC1 में जाएगा, फिर इस BC1 से C में जाएगा, और फिर यहाँ से ये A में जाएगा, एंड A से A1 A3 में जाएगा, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 में ये कहाँ पे जाके मिलेगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज C कंटेनिंग अ साइटोक्रोम A एंड A3, जिनके पास कॉपर सेंटर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो चारों स्टेप्स हो रहे होते हैं ये कहाँ होंगे, दैट इज हैपन इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो कैसे होंगे, जो हमारा पहला कॉम्प्लेक्स है, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से कॉम्प्लेक्स देखे ना, पहले उनके बारे में यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ये होता किस लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे NaDH2 हैं और FaDH2 हैं, इनका जो टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है कि ये कन्वर्ट हो जाए ATP में, तो उसके लिए हम ये करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स एक होता है कॉम्प्लेक्स 1,
नेक्स्ट जो होता है कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स 2। देन इसके बाद होता है हमारा कॉम्प्लेक्स 3। हमने इसमें 5 कॉम्प्लेक्सेस देखे हैं ना। देन इसके बाद होता है हमारा कॉम्प्लेक्स 4 और लास्ट कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स 5। अब इन पांचों के कॉम्प्लेक्स के नाम देख लेते हैं। तो अगर हम इन कॉम्प्लेक्सेस के नाम देखें तो दीज आर, पहला जो होता है दैट इज़ अ FMN NADH प्लस H प्लस डिहाइड्रोजिनेज, दैट इज़ अ FMN। ये व्हाट इज़ दिस FM, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज़ अ फ्लेमेनॉइड न्यूक्लियोटाइड। फ्लेमेनॉइड न्यूक्लियोटाइड आप लिख लेना, मेरे पास स्पेस नहीं है। फ्लेमेनॉइड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। NADH प्लस H प्लस डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 2 होता है दैट इज़ अ FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर है। इसके बाद जो हमारा कॉम्प्लेक्स 3 होता है, इसी FADH2 डिहाइड्रोजिनेज को हम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको दूसरा नाम क्या है जो कि यहाँ पे इस चार्ट में गिवन है, दैट इज़ अ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। नाउ नेक्स्ट मूव टू आवर कॉम्प्लेक्स 3, दैट इज़ अ साइटोक्रोम B। साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1 और नेक्स्ट आर जो कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज़ अ साइटोक्रोम A3 प्लस 2 कॉपर प्लस सेंटर्स, 2 कॉपर आयंस सेंटर्स, ठीक है। एंड व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स 5th, दैट इज़ अ ATP सिंथेटेज। क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें होता क्या है, ये हमारे पूरे पांचों कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। और ये जो पूरा कहाँ होता है, दैट इज़ हैपन इन अ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये सब कुछ कहाँ होता है, दैट इज़ हैपन इन अ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है सब कुछ। और यहाँ से ये जो हाइड्रोजन आयन्स है ये कहाँ रिलीज होते हैं, दैट इज़ रिलीज इन अ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ रिलीज होते हैं, वो कहाँ रिलीज होते हैं, दैट इज इन अ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ताकि वहाँ पे क्या क्रिएट हो सके, प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट हो सके, ठीक है। कहाँ रिलीज होते हैं, दैट दे आर रिलीज इन अ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और बाकी सभी रिएक्शन कहाँ हो रही होती है, दैट इज इन अ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये जो भी ये कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन हो रही होती है दैट इज हैपन इन अ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और हाइड्रोजन कहाँ लीव हो रहे होते हैं और फॉर्म हो रहे होते हैं, दैट इज इन अ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो लेट्स अब इसको हम रीड आउट करते हैं, इसको हम दोबारा रीड आउट कर लेते हैं ताकि कोई क्लियरिटी सारी अच्छे से आ जाए, क्योंकि पहले अगर हम पढ़ लेते हैं ना तो हमें समझ में नहीं आता कि भाई क्या लिखा है। सो लेट्स मूव, दोबारा इसको देखते हैं ताकि इसमें कोई डाउट ना रहे। तो ये सब कुछ कहाँ प्रोड्यूस होता है, दैट इज प्रोड्यूस इन अ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। क्या, दैट इज अ NADH प्लस और NADH। तो ड्यूरिंग अ सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल के दौरान, तो इनको अब ऑक्सीडाइज करना है कौन से एंजाइम के साथ, दैट इज अ NADH प्लस डिहाइड्रोजन, जो कि क्या हमारा कॉम्प्लेक्स 1। वहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, दैट इज ट्रांसफर्ड इन अ यूबिक्विनोन। यहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन गए, FNN की प्रेजेंस में, दैट इज अ फ्लेमिनॉइड न्यूक्लियोटाइड के प्रेजेंस में कहाँ चले गए, UQ में चले गए। और बाद में वो UQ से कहाँ चलेगा, दैट इज अ UQH2 में चलेगा, ठीक है। जो कि कहाँ लोकेटेड होते हैं, दैट इज लोकेटेड इन अ इनर मेम्ब्रेन, दे आर प्रेजेंट इन अ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। वही यूबिक्विनोन जो होता है वो रिसीव करेगा रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को वाया FADH2। वहीं पर यहाँ से कॉम्प्लेक्स 2 से, जिसका नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज या फिर FADH प्लस डिहाइड्रोजिनेज, जहाँ से ये FAD के साथ UQ में जाएगा, फिर UQ से किस में ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज इन अ UQH2O में। और यहाँ से ये चला जाएगा इन अ साइटोक्रोम B। तो ये पहले कहाँ पे गया, FADH2 में, कॉम्प्लेक्स 2 भी हमारा फॉर्म्ड हो गया, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, ठीक है, सक्सीनेट का हुआ होता है ना। अब ये जो रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन है, दैट इज़ अ यूबिक्विनॉल, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे होगा, पहले साइटोक्रोम C में जाएगा,
बी से किस में गया, सी में गया वाया BC1, ठीक है, किसकी हेल्प से, वाया VC1 की हेल्प से किस में चला गया, सी में, जो कि कौन सा हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स 3। अभी जो साइटोक्रोम सी है वो एक स्मॉलर प्रोटीन है जो कि कहाँ पे अटैच है, आउटर सरफेस पे, इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे अटैच है। और कैसे एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा बिटवीन अ कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ के बीच में, ठीक है। ये जो साइटोक्रोम आउटर साइड पे प्रेजेंट है, ये क्या अटैचमेंट प्रोवाइड कर, मोबाइल कैरियर की तरह काम कर रहा है थर्ड और फोर्थ के बीच में। तो ये जो साइटोक्रोम सी है, इसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज़ अ साइटोक्रोम A और A3, और जहाँ पे 2 कॉपर के सेंटर प्रेजेंट होता है उसको ऑक्सीडाइज करेगा। ये जो साइटोक्रोम सी है, ये जो यहाँ पे साइटोक्रोम A और A3 प्रेजेंट है और कॉपर आयंस प्रेजेंट है, इनके सेंटर को ऑक्सीडाइज करेगा, दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स R4। यहाँ पे जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स पहुँच गए, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर पासिस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स से लेके फोर्थ कॉम्प्लेक्स तक जब हमारे पहुँच गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में जो कि हमारी कॉम्प्लेक्स है दैट इज़ अ ATP सिंथेसिस, यहाँ पे प्रोडक्शन होगी ATP की, किससे, ADP से, ठीक है। द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज, और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ATP सिंथेसाइज होंगे ये किस पे डिपेंड होते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर पे, ठीक है। तो जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं एक NADH का तो वो 3 ATP देता है, ठीक है। और जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं एक FADH2 का तो वो कितने मॉलिक्यूल देता है ATP के, दैट इज़ अ 2 ATP। ऑल्दो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये जो भी रोल ऑफ ऑक्सीजन है ये कहाँ लिमिटेड रहेगा, टर्मिनल स्टेज तक रहेगा। यट द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज़ वाइटल, ये जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो वाइटल है, तो ये ड्राइव करेगी पूरे होल प्रोसेस को और रिमूव करेगी हाइड्रोजन सारे सिस्टम से हाइड्रोजन रिमूव करेगी। और ये जो ऑक्सीजन है वो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम करेगी। और अनलाइक फोटोफॉस्फोराइलेशन जहाँ पे लाइट एनर्जी जो होती है वो यूटिलाइज होती है और प्रोडक्शन करती है प्रोटॉन ग्रेडियंट का, जो कि रिक्वायर्ड होता है फोस्फोफोरोलाइजेशन के लिए। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, यही एनर्जी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, यही सेम प्रोसेस यूटिलाइज होगा जैसा प्रोटॉन ग्रेडियंट का उसमें हमने फोटोफॉस्फोराइलेशन में पढ़ा था। और यहीं पर हमारी इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ अ ऑक्सीडेटिव फोस्फोफोरोलाइजेशन। तो ये जो हमारी ATP की सिंथेसिस होती है, हमने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में पढ़ी थी, ये कौन से प्रोसेस से होती है, दैट इज़ अ कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की वजह से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, जो भी एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये जो भी एनर्जी रिलीज हुई है ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ की बात की गई है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। तो ये हमारी जो भी एनर्जी रिलीज हुई है सारी यूज़ हो जाएगी ATP की सिंथेसिस में, जो कि ATP सिंथेटेस जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है। इस फिनोमिना में 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक F1 होता है, एक F0 होता है। ये जो F1 होता है, दिस इज़ अ F1, ये हेड पीस होता है और ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, और इसके पास साइट होती है कि वो ATP की सिंथेसिस कर सके ADP से एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की। तो इसी के मतलब ये जो F1 होता है, ये जो हेड होता है, इसी के पास साइट होती है जहाँ पे ADP से ATP बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन में। वहीं अगर हम F0 की बात करें तो ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। ये F0 देखो है ना, मेम्ब्रेन के अंदर है, दैट इज़ अ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये F0 होता है, दैट इज़ अ इंटरनल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है F0, जो कि चैनल की तरह काम करता है, जिससे प्रोटॉन जो है वो कहाँ पे आते हैं, इनर मेम्ब्रेन में आते हैं। द पैसेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू कैटालिटिक साइट ऑफ द F1 कंपोनेंट। ये जो प्रोटॉन की पैसेज होती है ये इसलिए होती है ताकि F1 कंपोनेंट जो है वो पास ऑन कर सके किसको, प्रोटॉन को, और किसकी प्रोडक्शन हो सके, ATP की। तो एक ATP प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एक ATP के लिए कितनी ज़रूरत पड़ती है, 4 हाइड्रोजन की, लेकिन डायग्राम में 2 हाइड्रोजन लिखे हैं, इस बात का याद रखना। डायग्राम में सिर्फ 2 हाइड्रोजन लिखे और लिखने में लिखा है कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है F0 पे, तो पहली प्रेफरेंस रिटर्न को ही दी जाएगी। तो
तो फॉर ईच एटीपी 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन पास थ्रू एफ नॉट से 4 हाइड्रोजन पास होते हैं। और कहाँ पास होते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से लेके कहाँ तक? मैट्रिक्स तक। और क्या क्रिएट करते हैं? दैट इज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो क्लियर हो गया हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं। इस डायग्राम में भी अच्छे से दिया हुआ है, इस चीज़ को याद रखना। हमारे ये जो हाइड्रोजन होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन अ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाते हैं, ठीक है। और बाकी ये सब कुछ जो भी रिएक्शन हो रही होती है दैट इज हैपन इन अ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और फिर बाद में ये एटीपी की सिंथेसिस कहाँ होती है? इन अ मैट्रिक्स में। वही चीज़ लिखी हुई है। तो अगर इस प्रोसेस को हम पूरा अगर देखें, ये जो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा, तो ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा? दैट इज अ F1 से स्टार्ट हुआ था, FM से स्टार्ट हुआ था, दैट इज अ फ्लैमेनॉइड न्यूक्लियोटाइड जहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। एंड इसके बाद यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किसकी तरफ? दैट इज अ UQ की तरफ, यूबिक्विनॉन की तरफ। दैट आगे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? दैट इज अ UQH2 की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर ये कहाँ जाएंगे? इन अ साइटोक्रोम B पे जाएंगे। B से किस में जाएंगे? साइटोक्रोम C1 में जाएंगे। और फिर ये C1 से साइटोक्रोम C की तरफ जाएंगे। और यहाँ से ये A की तरफ जाएंगे, देन आगे A3 की तरफ जाएंगे। यहाँ पे जाके ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन और प्लस हाफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? दैट इज अ वाटर। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। ये जो हमारा रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट है, ये रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट क्या है? ठीक है, तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा कि एटीपी की क्या क्या सिंथेसिस हुई है, ये वही रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट है। तो इस रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट को हम यहाँ बना लेते हैं ताकि पूरी रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट आ जाए। रुक जाइए, 1 मिनट, जस्ट अवेट। ये रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट यहाँ बना लेते हैं। तो अगर हम बात करें 1 ग्लूकोज की, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ 1 ग्लूकोज। तो 1 ग्लूकोज से किस में कन्वर्ट होगा? दैट इज कन्वर्टेड। ये ग्लूकोज कितने कार्बन कंपाउंड का होता है? दैट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, एनारोबिक की बात नहीं कर रहे हैं, एरोबिक की, ठीक है। तो ये 1 ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया, कितने में कन्वर्ट हो गया? कन्वर्टेड इनटू 2 पायरुविक एसिड। 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं जो कि कितने कार्बन कंपाउंड होते हैं? 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं ना, ठीक है। तो ये 2 पायरिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है, इसके बाद यहाँ ये पायरिक एसिड, ये कौन सा पाथवे होता है? दैट इज अ ग्लाइकोलिसिस जिसे कहते हैं, EMP पाथवे, ठीक है। ये पायरुविक एसिड हो गया। फिर इस पायरुविक एसिड से क्या बनता था हमारा? दैट इज अ एसिटाइल को एंजाइम A, ठीक है। तो 2 पायरिक एसिड से कितने एसिटाइल को एंजाइम बनेंगे? 2, ठीक है। ये कौन सा पाथवे? दैट इज अ लिंक रिएक्शन। इस एसिटाइल को एंजाइम से क्या फॉर्म होगा? दैट इज अ क्रैब साइकिल, ठीक है। अब ये हमारी जो ये क्रैब साइकिल बनी, तो अब यहां देखते हैं कि हमने कितने कितने के बारे में पढ़ा था। तो 1 ग्लूकोज से जब 2 पायरिक एसिड बनते हैं, तो यहां हमने देखे थे 2 ATP होते हैं, 2 ATP देखे थे, और 2 क्या देखे थे? NADH2, 2 NADH2। अगर पायरिक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या मिला था? 2 CO2 मिले थे, 2 NADH2 मिले थे, और 2 ही, बस 2 CO2 और 2 NADH2। अब ये एसिटाइल को एंजाइम से क्रैब साइकिल पे जब चले, ठीक है, तो इस क्रैब साइकिल पे हमें कितने CO2 मिले? वी रिसीव्स आर 3 CO2, ठीक है, 3 CO2 मिले।
ठीक है, ये क्रैब साइकिल पे हम आ गए, एसिटाइल कोएंजाइम से क्रैब साइकिल की तरफ। तो ये जब क्रैब साइकिल बनी, ठीक है, तो ये जब हमारी क्रैब साइकिल हुई तो यहाँ हमें क्या देखने को मिला, दैट इज़ अ 3CO2। इस 3CO2 के अलावा क्या देखने को मिला, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। हाँ, ये जो हमारा 3CO2 बना, इस 3CO2 से नेक्स्ट हमारा क्या बना, दैट इज़ अ 3NADH2 बना था, दैट इज़ अ 3NADH2। ठीक है, ये 3NH2 के अलावा एक ATP बना था, GTP वाला जो डायरेक्ट सिंथेसिस के, और एक हमारा FADH2 था। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 से कर देते हैं, दैट इज़ द होल रिएक्शन इज मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये सिर्फ एक एसिटाइल कोएंजाइम की बात हो रही है, यहाँ 2 एसिटाइल कोएंजाइम, मतलब दोनों का दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज़ यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज़ 6NADH2, 2 ATP और 2 FADH2। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। तो ये जो हमारा पूरा हो गया, ग्लूकोज से एक ATP 2 ATP। अब एक NADH2 के लिए कितने की ज़रूरत पड़ती थी, 3 की, ताकि वो ATP बन सके। ठीक है, 3 की ज़रूरत पड़ती थी, 2 के लिए 2 3 ज़ा 6 ATP। ठीक है, एक ये ATP हो गए, एक ये ATP हो गए। ठीक है, 6 ATP बन गए। अब यहाँ पे 2 NADH2 हैं, तो 2 NADH2, एक NADH2 कितने कन्वर्ट में होता है, 3 ATP में। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे ATP, दैट इज़ 6 ATP। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, क्रैब साइकिल की बात करें तो यहाँ पे 6 गिवन है। ठीक है, तो एक NADH2 कैसे कन्वर्ट होता है, 3 के हिसाब से। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे टोटल, 18 ATP, और ये 2 ATP, तो 2 ATP होंगे। इसके बाद एक FADH2 के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 2 ATP की। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज़ 4 ATP। ठीक है, अगर हम इनका टोटल करें तो कितने ATP आएंगे, दैट दिस इज़ 2 ATP। एक मिनट, कोई ऐसा पेन यूज़ करते हैं जो थोड़ा नज़र आए, दैट दिस इज़ 2 ATP, 2 ATP और 6 ATP, कितने हो गए टोटल, 8 ATP, 8 ATP और 6 14 ATP। ठीक है, 14 तो यहीं हो गए, 14 प्लस 18 14 प्लस 18 22 ATP, 22 प्लस 2 ATP 24 ATP। ठीक है, 24 ATP यहाँ हो गए, और इस 24 ATP के पास दिस इज़ 4 ATP, कितने ATP हो गए, 28, दैट सॉरी 38 ATP टोटल। कितने 88 ATP हो गए, अगर इनको हम लिखें एक जगह पे, दैट इज़ टोटल ATP। तो ग्लाइकोलिसिस से हमारे कितने ATP आए, दैट इज़ 2 और 6, दैट इज़ 8 ATP। फिर हमारी लिंक रिएक्शन से आए 6 ATP, 6 ATP के बाद हमारी क्रैब साइकिल से आए 18 ATP, और 18 के बाद 4 ATP और थे, और इस 4 के अलावा 2 ATP और थे, दैट इज़ 2 ATP। तो टोटल कितने हो गए, दैट दे आर 38 ATP। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एक ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है तो कितने ATP फॉर्म्ड होते हैं, दैट देयर इज़ 38 ATP फॉर्म्ड। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत,
अब इसकी रीडिंग कर लें। मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने ऐसे बनाया। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका एक अलग से टॉपिक बना दूं तो मैं अलग से टॉपिक सीरीज में इसे कवर कर दूंगी। इट इज़ पॉसिबल टू क्लेम कैलकुलेशन द नेट गेन ऑफ एटीपी ऑफ एवरी ग्लूकोज, हमने कर ली कितनी होती है। देयर इज अ सिक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे, पहले हमारी ग्लाइकोलिसिस हुई जो कि कहाँ हुई थी, साइटोप्लाज्म में, फिर टीसीए साइकिल हुई जो कि कहाँ हुई थी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और ईटीएस दैट इज कहाँ हुई, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे जितने भी एनएडीएस सिंथेसाइज हुए हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं ताकि ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन हो सके। तो सारे इंटरमीडिएट की बात करें, इन सब की बात करें तो टोटल एटीपी कितने फॉर्म्ड होते हैं, टोटल एटीपी हमारे एटीपी, देयर कैन बी अ नेट गेन ऑफ एटीपी 13 एटीपी मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग अ एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज। मैंने बता दिया ये 38 एटीपी कैसे फॉर्म हुए हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अगर इसे हम फर्मेंटेशन के साथ कंपेयर करें तो फर्मेंटेशन अकाउंट्स ओनली अ पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ अ ग्लूकोज, वेयर एज अगर एरोबिक की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट ग्रेडेड हो जाता है, CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और फर्मेंटेशन में पार्शियली ही ब्रेक डाउन होता है। फर्मेंटेशन में सिर्फ हमें दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी देखने को मिलते हैं, वेयर एज फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड इनटू पायरिक, और यहाँ पे हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं एटीपी के, टोटल 38। अगर NADH की बात करें तो NADH जो है वो NAD प्लस में बहुत स्लोली ऑक्सीडाइज होता है, और यहाँ पे एरोबिक रिएक्शन में बहुत ज़्यादा रिएक्शन कैसी होती है, विग्रेस होती है, ठीक है। अब व्हाट इज़ अ एम्फिबॉलिक पाथवे, तो ग्लूकोज जो है दैट इज़ अ फेवर्ड सब्सटेंस फॉर अ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज क्या है, दैट इज़ अ फेवर्ड सब्सटेंस। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सारे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं बिफोर दे आर यूज फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करने से पहले ही सारे कंपाउंड जो भी हैं दैट आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। और भी बहुत सारे सबस्ट्रेट जो होते हैं वो रेस्पायर्ड होते हैं, हमने बात की थी फैट्स की, प्रोटीन की। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट जो आगे हम देखेंगे उसमें हम फिगर की बात करेंगे, ये सारा उस फिगर के बारे में ही लिखा हुआ है। सिंस रेस्पिरेशन जो है वो इन्वॉल्व करती है ताकि ब्रेक डाउन हो सके सबस्ट्रेट का, ये जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है ये ट्रेडिशनली कंसीडर किया गया था, इसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक मीन्स ब्रेक डाउन होता है, और रेस्पिरेटरी पाथवे जो है वो एक तरीके का कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है नेक्स्ट फ्लो चार्ट में गिवन है, तो मेरे हिसाब से जितना भी थ्योरी पार्ट होता है अगर आप उसे फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर लोगे ना तो फ्लो चार्ट पढ़ना ज़्यादा इजी होता है, ज़्यादा इजी होता है उसे रिमेंबर करना एज़ कम्पेयर टू रिटन पार्ट। तो यहाँ पे जो भी लिखा है दैट इज़ ऑलरेडी मेंशन इन अ फ्लो चार्ट, तो हम उसे वहाँ से पढ़ लेंगे, ये मत सोचना कि मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। सो ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन एंड सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन 2 रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स फॉर्म अ लिंक, ठीक है। तो ब्रेक डाउन में ब्रेकिंग डाउन भी देखने को मिलती है और सिंथेसिस भी देखने, अगर हम ब्रेकिंग डाउन की बात बोलें तो उसे हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, और सिंथेसिस की बात बोलें तो उसे हम एनाबॉलिज्म कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी पाथवे में हमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों देखने को मिलती है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है एडिटिव, ऐड करना, सिंथेसिस करना। कैटाबॉलिज्म होता है दैट इज़ अ ब्रेक डाउन करना। हैंस इसीलिए हम रेस्पिरेटरी पाथवे को क्या कहते हैं, इट इज़ एन एम्फीबॉलिक पाथवे रादर देन एन कैटाबॉलिक। तो हम ज़्यादातर ये कैटाबॉलिक होता है लेकिन ये एम्फीबॉलिक, ज़्यादातर ये कैटाबॉलिक होता है लेकिन ये एनाबॉलिक भी शो करता है, इसीलिए हम इसे एम्फीबॉलिक पाथवे बोलते हैं रादर देन इसे हम कैटाबॉलिक बोलें तो, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया रेस्पिरेटरी पाथवे क्या है, दैट इट इज़ अ एम्फाबोलिक पाथवे नॉट अ कैटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। एम्फीबॉलिक मतलब होता है कैटाबॉलिज्म भी शो करे और एनाबॉलिज्म भी शो करे, तो यहाँ पे उसी के बारे में दिया हुआ है। अगर हमारे फैट्स हैं, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट हैं दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ ग्लूकोज, ये इनके सिंपलर फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, प्रोटीन इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड इट इज़ सिंपलर फॉर्म इज अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो जब ग्लूकोज की ये पूरी ग्लाइकोलिसिस हो गई, ठीक है, पायरुविक एसिड बन गया, ठीक है, दैट दिस इज अ होल ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, इन अ साइटोप्लाज्म। तो ये अमाइनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डायरेक्टली पायरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेयर एज जो हमारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं, तो फैटी एसिड की बात करें तो वो डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में। और ये हमारे जो ग्लिसरॉल होते हैं ये कहाँ चले जाते हैं, दैट इज़ अ डाप मीन्स डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट।
जो कि किसका आइसोमर है, दैट इज अ ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे पायरिक एसिड के बाद हमारा एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। फिर एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ यूज होता है, क्रैब साइकिल में, जहाँ से वाटर और CO2 का ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये ऐसे करके पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए किससे क्या बनता है। फैटी एसिड्स डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, अमाइनो एसिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है पायरिक एसिड में, और वहीं अगर हम बात करें हमारे ग्लूकोज की, तो वो तो डायरेक्ट पायरिक एसिड में ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी कॉफिशिएंट क्या होता है। रेस्पिरेटरी कॉफिशिएंट होता है कितने वॉल्यूम ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई है, कितने वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकली है और कितने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम की है। ठीक है, इसी को हम रेस्पिरेटरी कॉफिशिएंट कहते हैं। इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई है और CO2 कितना निकली है, इसी के रेशियो को वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ अ रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट। तो ये जो रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट है ये सबका अलग अलग होता है और किस पे डिपेंडेंट होता है, सबके अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे। तो अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारा कार्बोहाइड्रेट है तो उसकी R की वैल्यू कितनी होगी, दैट शुड बी इक्वल टू 1, मतलब इक्वल अमाउंट, जितना हमने O2 दिया उतना ही CO2 निकलेगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें फैट्स की, अगर हमारा सबस्ट्रेट क्या है, फैट है, तो RQ जो है हमारा <1 होगा। ठीक है, अगर हम ट्राईपाल्मिटन की बात करें, ये फैट का एग्जाम्पल है, तो इसके RQ की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ 0.7, जो कि क्या है 1 से कम है। अगर वहीं पे हम प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह ले, तो रेशियो क्या आएगा, दैट इज़ 0.9। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में जहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम 1 से ज़्यादा भी आ जाता है। ठीक है, अगर हम प्योर प्रोटीन और प्योर फैट की बात करें तो उन्हें कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज़ नहीं किया जाएगा। याद रखना ये चीज़ कि जो प्योर प्रोटीन और प्योर फैट होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फैट आर नेवर यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे जो हमारा पूरा चैप्टर है वो एंड होता है विद दिस ग्रेट बिग स्माइली फेस, एंड आई वुड लाइक टू से अ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर रहता है, दैट इज़ अ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर हमारी प्लांट फिजियोलॉजी भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट ऑन एनी टॉपिक, मैं आपको बता दे रही हूँ, जितना NCERT में लिखा होता है मैं सिर्फ उतना ही बताती हूँ, उसके आगे का भी मैं नहीं बताती हूँ। लेकिन NCERT में कि जब हम बुक से रीडिंग करते हैं ना, तो देयर इज़ अ लेस स्पेस, तो जब कोई चीज़ समझानी होती है ना तो उस लेस स्पेस में थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है। जो हम नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे उस नेक्स्ट सीरीज़ में मैं अच्छे से समझा दिया करूँगी, लेकिन नेक्स्ट सीरीज़ हमारी और छोटी होगी क्योंकि हमें मेन NCERT पे ही फोकस करना है, इससे बाहर तो कुछ आता नहीं है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर लो और चाहे आप CBSE की भी बात कर लो, दोनों केसेस में NCERT के बाहर नहीं आता। NCERT में इतना कुछ लिखा होता है ना, दैट इज़ टू मच सफिशेंट। अगर चैप्टर 4 पेज का भी है ना तो उस 4 पेज में इतना कुछ होगा कि हम जब पढ़ते हैं ना तो हमें नई नई चीज़ें मिलती हैं। सो हम NCERT बेस पे ही रहेंगे, इससे फालतू कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, एक आधी चीज़ हम पढ़ सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट हो सकती है या कभी पूछी गई है, या कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ डायग्राम में मेंशन होती है बट दैट इज़ नॉट रिटन इन अ थ्योरी में नहीं लिखी होती है, तो उनके बारे में तो फिर हमें पढ़ना ही पड़ेगा ना। सो दैट्स ऑल। यहाँ पे मैं अपना पूरा लेक्चर एंड कर रही हूँ। आई होप ऑल ऑफ यू आर लाइकिंग माई लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, एंड आई वुड लाइक टू से अ हैप्पी होली टू एवरीवन। ये होली पे वो वीडियो अपलोड हो रही है, एंड सॉरी मैंने पहले विश नहीं किया फॉर दैट, एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, एंड एन्जॉय योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।